ओके सो चलिए इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया। अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को शुरू करने से पहले, हालांकि टॉपिक तो हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइस, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ये है, बट उससे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये जो गाइटनोगेमी, जीनोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब क्या होते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 4 में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो एग्जाम में ना ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसा बना हुआ है वैसा ही आप इसको एग्जैक्ट कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइटनोगेमी के अंदर क्या होता है। गाइटनोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, किसकी तरफ जाता है, स्टिग्मा तक जाता है, ऑफ अनदर फ्लावर, सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर। समझ लीजिए ये प्लांट है, इसके ऊपर एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, तो क्या होगा, यहाँ से निकलकर जो आपका पॉलन ग्रेन है वो कहाँ जाएगा, इसी प्लांट के दूसरे किस पे जाएगा, फ्लावर पे जाएगा। तो प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहा है लेकिन प्लांट सेम है, तो इसको कहते हैं गाइटनोगेमी। अब देखिए गाइटनोगेमी जो है वो फंक्शनली कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज एक चीज से जाकर दूसरी चीज पर क्या हो रहे हैं, पॉलिनेट हो रहे हैं। एक जगह से पॉलन ग्रेन उठकर या उड़कर किसी भी तरीके से पॉलिनेट होकर कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा तक जा रहे हैं, तो क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली अगर देखा जाए तो वो सेम प्लांट के ही फ्लावर पर हैं, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ये गाइटनोगेमी वाला, बिकॉज गाइटनोगेमी में इकोलॉजिकली और फंक्शनली क्या देखने को मिलता है, आपको क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल सही, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर आप जेनेटिकली बात करो कि जेनेटिकली क्या है, सेम जीन्स के अंदर ही ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलन या नहीं, तो बिल्कुल सेम जीन्स में ही ट्रांसफर हो रहे हैं, बिकॉज एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर्स होते हैं जिनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपको गाइटनोगेमी में दोनों देखने को मिलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी और क्या देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी, ठीक है। तो अगर आपसे कभी नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो कि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो वो आपसे कहेंगे कि जो गाइटनोगेमी है उसके अंदर क्या होता है। ऑप्शन ए क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन बी सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी आपका फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप मुझे बताइए कि सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जेनेटिकली तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि सेम प्लांट के ही दो फ्लावर्स हैं, उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन अगर फंक्शनली देखा जाए तो एक फ्लावर से उठकर दूसरे फ्लावर पर पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है मेरी बात, थोड़ा सा टाइम ले लिया आपका, लेकिन ये चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी थी। अब आते हैं जीनोगेमी पर। जीनोगेमी काफ़ी हद तक लगभग गाइटनोगेमी की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस ये है दैट इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं, ऑफ डिफरेंट प्लांट। प्लांट ही डिफरेंट होता है। ये रहा प्लांट, मेल प्लांट है, इसके पास होगा एंथर जिसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे, और यहाँ से निकलकर जो पॉलन ग्रेन है वो किसके पास जाएंगे, फीमेल प्लांट के पास, जिसके पास स्टिग्मा है। क्लियर है बिल्कुल। तो इस कंडीशन को कहते हैं, ऐसी जो कंडीशन है जिसमें पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं जीनोगेमी। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल, ओके। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है काफ़ी फायदेमंद भी है और उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं उसके, ठीक है, प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि सीड बनेगा ही बनेगा, रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, ये बिल्कुल श्योरिटी है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। लेकिन अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसको ओवरकम करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्यों लाई गई, इसको ओवरकम करने के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन रोकी जाए। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि किसी भी तरह सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा ना मिले, हम क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को लेके आए। ऐसी डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को सप्रेस करें, सेल्फ पॉलिनेशन को ना होने दें, उसकी बजाय क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करें, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दें, ऐसी डिवाइसेस को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर है मेरी बात। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लाने का मतलब क्या था यहाँ पर। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का फायदा तो आपको पता चल गया कि रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, सीड बनेगा ही बनेगा, ये तो श्योरिटी है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है वो ये होता है कि कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होने पे ऑफस्प्रिंग वीक हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग जो है वो वीक होने लगती है, ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो वीक पड़ने लगता है।
ठीक है। जो प्रकृति है वो हमेशा एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन को चाहती है, हमेशा ही उसको इवॉल्व करने के लिए वेरिएशन की ज़रूरत होती है। तो प्रकृति में जो वेरिएशन होते हैं वो वेरिएशन अपने में डिफरेंट जीन कॉम्पोजिशन को लेके आते हैं और इन डिफरेंट जीन कॉम्पोजिशन की वजह से ही ऑफस्प्रिंग पहले से बेहतर बनती है और इन वेरिएशन की वजह से ही जब ऑफस्प्रिंग बेहतर बनेगी तो नई नई स्पीशीज हमें देखने को मिलेंगी और अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहेंगे तो ये नई स्पीशीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। सो गाइस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है ऐसे तरीकों को खोजना जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को सप्रेस कर सकें और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सकें। क्लियर है बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। Outbreeding devices. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flower. ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कैसे फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या है? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसे फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिनके पास मेल पार्ट भी है, एंड्रोशियम भी है और फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम भी है। क्लियर है बिल्कुल। टेक्निकल वर्ड है लेकिन आपको पता होना चाहिए हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसका मतलब क्या है कि देखो ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब वहाँ पर ही फीमेल पार्ट भी है, वहीं पे मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है वो ऑब्वियस सी बात है कि उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक कांटेक्ट में आ जाएंगे, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। सो इसी तरीके से अगर ये बार बार होता रहा, एक बार के लिए सही है, कई बार के लिए सही है, लेकिन अगर ये लगातार होता रहा, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो क्या होगा? द कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, वेट अ सेकेंड, The continued self pollination result in inbreeding depression. अब आप मुझसे पूछोगे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से बाहर से जो नए कैरेक्टर्स जो हैं वो अंदर नहीं आते हैं, वेरिएशंस नहीं मिलती हैं, सो कैरेक्टर्स के नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं और जो पुराने कैरेक्टर्स हैं ऑलरेडी उनके बीच में होमोजाइगस कंडीशन बनने लगती है और उसमें से जो हार्मफुल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी खुद को एक्सप्रेस करने लगेंगे। अब आप मुझसे पूछोगे, देखो मैं बार बार बोलती हूँ, आप मुझसे पूछोगे इसका मतलब है आपको मुझसे पूछना है। जब तक डाउट नहीं होगा तब तक कोई चीज़ सीखोगे नहीं। कोई भी चीज़ अगर हम नई सीखते हैं तो उसमें हमें डाउट्स आते ही आते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं एक भी चैप्टर को समझने में, एक कॉन्सेप्ट को समझने में, इसका मतलब है आप पूरी कोशिश कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को समझने की और अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल बात। तो देखो कई बार लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से लगातार इनब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे पास एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, ठीक है, पेयरिंग में होते हैं तो क्या होता है कि डोमिनेंट वाला तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है लेकिन रिसेसिव वाला दबा रह जाता है। लेकिन जब हम लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो रिसेसिव जीन होता है उसके भी पेयर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पेयर बन जाएंगे। जब दो रिसेसिव आपस में पेयर बना लेंगे, उसके जोड़े बन जाते हैं तो रिसेसिव जीन कई बार हार्मफुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं। तो अब ये हार्मफुल कैसे होंगे कि हाइट नहीं बढ़ेगी प्लांट की, ठीक है, उस पर फ्रूट्स नहीं लगेंगे, फल नहीं होंगे, इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या मेरी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी डिवाइसेस को डेवलप किया है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जा सके, उसको एनकरेज किया जा सके। क्लियर है बिल्कुल। अब गाइस यहाँ पर एनसीईआरटी ने तो आपको यहाँ पर पूरा पैराग्राफ दे दिया है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ये पूरा एक पैराग्राफ नहीं है, इसमें आपकी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस छुपी हुई हैं और टोटल आपके पास आउटब्रीडिंग डिवाइस हैं 4। अब ये 4 डिवाइसेस कैसे आप फाइंड आउट करोगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। देखो ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसलिए क्या करते हैं, जो टाइमिंग होती है सिंक्रोनाइजेशन होता है बिटवीन द स्टिग्मा एंड द पोलन ग्रेन, उसको डिफरेंट कर दिया जाता है। तो मेरी बात समझ में आई? जो पोलन रिलीज है, पोलन जब रिलीज होगा
तब क्या होगा, स्टिग्मा डेवलप नहीं होगी। कईयों में होता है कि स्टिग्मा डेवलप हो जाती है, ठीक है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है, वो बिल्कुल तैयार है पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, लेकिन एंथर ही डेवलप नहीं हुआ है, तो पोलन ग्रेन कहाँ से बनेंगे। तो ये जो टाइमिंग होती है इसमें डिफरेंस हो जाता है, और यही हमारी पहली आउटब्रीडिंग डिवाइस है कि पोलन का मैच्योर होना और स्टिग्मा का मैच्योर होना अलग अलग टाइम पे होता है। क्लियर है बिल्कुल। या तो आइदर द पोलन इज रिलीज्ड, या तो पोलन स्टिग्मा से पहले रिलीज हो जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा डेवलप नहीं हो पाई है, उससे पहले पोलन रिलीज हो गया, या फिर स्टिग्मा जो है वो पहले रिसेप्टिव बन जाएगी, पहले ही पोलन ग्रेन को लेने के लिए तैयार रेडी हो जाएगी, रिसीव करने के लिए रेडी होगी, लेकिन पोलन ग्रेन अभी रिलीज ही नहीं हुए। तो ये क्या हुआ, ये टाइमिंग में ही तो डिफरेंस है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं यहाँ पे, राइट। क्लियर बिल्कुल। और इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकोगेमी। क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी। तो यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट तक जो हमारी डिवाइस है उसका नाम है, एक सेकेंड, यहाँ तक जो डिवाइस हमारी है उसका नाम है डाइकोगेमी। समझ नहीं आ रहा होगा बट एक सेकेंड, डाइकोगेमी। क्लियर है बिल्कुल, लिख लीजिए बिल्कुल, ठीक है। ये पहली डिवाइस है। अब चलते हैं दूसरी डिवाइसेस के पास, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन सम अदर स्पीशीज, यानी कि कुछ और स्पीशीज होती हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जान लिखिए। आपको डाइकोगेमी के बारे में थोड़ा और जानना है। देखो, डाइकोगेमी के अंदर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसके अंदर जो एंथर और स्टिग्मा है वो मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम पे, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। अगर मेल जो है, मेल पहले, वेट अ सेकेंड, ठीक है, अगर जो मेल है, मेल यानी कि पोलन ग्रेन, ठीक है, वो पहले डेवलप हो जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री। क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना एक नोटबुक लेकर के बैठेंगे उसमें लिखेंगे। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एम्स में पूछी जाती है, ठीक है। अगर फीमेल पहले यानी कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा तो क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, साल्विया, सनफ्लावर, रोज, मैग्नोलिया, ग्लोरियोसा। एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने, वापस बोलूं, साल्विया, सनफ्लावर, रोज, मैग्नोलिया एंड ग्लोरियोसा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब दूसरी डिवाइस की तरफ चलते हैं। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर्स एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। देखो, पहले हमने क्या किया, टाइमिंग डिफरेंट कर दी, ठीक है, डेवलप होने की, मेल पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, इन दोनों की टाइमिंग डिफरेंट कर दी। अब टाइमिंग तो डिफरेंट हो गई, कंडीशन को बोल दिया डाइकोगेमी। अब क्या करेंगे हम, कुछ फ्लावर में हमें हेटेरोस्टाइलस कंडीशन देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल पार्ट की जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी होती है कि एंथर जो है वो चाह कर भी स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकता है, या फिर स्टिग्मा जो है वो चाह कर भी एंथर से पॉलिनेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट होती है, पहले टाइमिंग का फर्क था, अब पोजीशन का फर्क है। द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, उसी सेम फ्लावर, क्योंकि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में ना आए, इसलिए उनकी पोजीशन डिफरेंट कर दी जाती है, ठीक है। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या थी, सेम फ्लावर, ठीक है, क्या थी, सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन होता है, उसी को ऑटोगेमी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को ये दोनों ही जो डिवाइसेस हैं, डाइकोगेमी और हेटेरोस्टाइली, मैंने नाम नहीं बताया था ना। चलो यहाँ से कहाँ पर है, जो सेकेंड डिवाइस है वो यहाँ तक आती है। सेकेंड डिवाइस का नाम है आपका ओके। सो गाइज यहाँ पर जो सेकेंड डिवाइस है आपकी उसका नाम है हेटेरोस्टाइली। क्या नाम है, एक सेकेंड, HETERO, हेटेरो, STYLY, हेटेरोस्टाइली। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इस कंडीशन को, इस डिवाइस को बोलते हैं हेटेरोस्टाइली, ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं, द थर्ड डिवाइस। अब देखो इन्होंने खुद ही बोल दिया एनसीईआरटी ने, थर्ड डिवाइस, यानी कि पहले दो डिवाइसेस कंप्लीट हो चुकी हैं और दोनों के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। द थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब आप मुझे बताइए कि इनब्रीडिंग क्या होती है। इनब्रीडिंग आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब हम लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो उसकी वजह से नए कैरेक्टर अंदर नहीं आ पाते हैं और नया कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है,
ठीक है, तो ये बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराने की वजह से होता है। तो इस इनब्रीडिंग को रोकने के लिए क्या देखा जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी जाती है। ये एक तरीके का जेनेटिक मैकेनिज्म है एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन। सेल्फ पॉलन मतलब फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। देखो, स्टिग्मा एक केमिकल डायलैग करता है किसके साथ, पॉलन के साथ, ठीक है। तो स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी होती है कि वो पॉलन ग्रेन को पहचान सके, ठीक है। पॉलन ग्रेन को पहचानने के लिए स्टिग्मा के पास एबिलिटी होती है, अगर वो पॉलन ग्रेन के साथ कंपैटिबल है तो सेल्फ कंपैटिबिलिटी होगी। और सो स्टिग्मा जब भी अपने पॉलन को पहचानती है उसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो सेल्फ कंपैटिबिलिटी स्टिग्मा के पास होती है, वो एक ऐसा केमिकल डायलैग क्रिएट करती है, एक ऐसा केमिकल इंटरेक्शन होता है उसका पॉलन के साथ कि स्टिग्मा को पता है कि उसका पॉलन ग्रेन कौन सा है, उसकी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन कौन सा है। जब स्टिग्मा के जीन्स पॉलन ग्रेन के जीन्स के साथ एक तरीके से मैच करेंगे तो स्टिग्मा उसे फूड प्रोवाइड नहीं करेगी। किस कंडीशन में, जब कंडीशन किसकी होगी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यहाँ पर स्टिग्मा जब अपने पॉलन ग्रेन को पहचान लेती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे क्या देगी, वो फूड देगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन जब कंडीशन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की होगी, जब उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है तो क्या करेंगे, जैसे ही स्टिग्मा ने पहचाना कि हाँ ये तो हमारी ही स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है, ये तो हमारा ही पॉलन ग्रेन है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के मैकेनिज्म को वर्क कराएगा। इसका मतलब स्टिग्मा उसे ना तो फूड प्रोवाइड करेगी और क्या नहीं करेगी, स्टिग्मा कहेगी कि तुम तो हमारे ही यहाँ के हो, हमें वेरिएशन नहीं मिलेगा देखने को, तो हम तुम्हें फूड जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। और इसी कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमारी हो गई तीसरी डिवाइस। देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन। जो देखो, वो पॉलन जो कि सेम फ्लावर से या फिर दूसरे फ्लावर, उसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से आए हैं, जो पॉलन सेम स्पीशीज के हैं, तो वो क्या होगा, वो जाएंगे स्टिग्मा के पास, ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। तो जैसे ही वो स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, स्टिग्मा क्या कहेगी, तुम तो हमारे ही हो, ठीक है, तो तुम्हें हमें वेरिएशन नहीं मिलेगी अगर हम तुम्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें फूड प्रोवाइड करेंगे, और फिर से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, स्टिग्मा जो है वहां पर मना कर देगी फूड प्रोवाइड करने के लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है बिल्कुल। तो जो आपका पॉलन है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ भी नहीं होगी पिस्टल के अंदर। क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी तीसरी डिवाइस, ठीक है। ये तीसरी डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इन्होंने खुद ही नाम बता दिया तीसरे का, पहले दो का मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब तक आपको कौन सी दो पता है, एक तो आपका डाइकोगेमी पहला जिसके अंदर टाइमिंग डिफरेंट होती है, दूसरा हेट्रोस्टाइली जिसके अंदर पोजीशन डिफरेंट होती है, तीसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower, ठीक है। जो एक आखिरी यानी कि एक और डिवाइस है जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। फ्लावर परफेक्ट फ्लावर है या नहीं है, यहाँ पर ये कंडीशन देखी जाती है कि अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, उसको इम्परफेक्ट फ्लावर बना दिया जाएगा। परफेक्ट फ्लावर कौन सा होता है, जिसके पास चारों रिंग होती हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का जिक्र क्यों हुआ, यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अगर दोनों, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट के पास फीमेल फ्लावर भी है और मेल फ्लावर भी है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कैस्टर और मेज। ये जो कैस्टर और मेज है और ये सेम फ्लावर के ऊपर, सेम प्लांट के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन को बोलेंगे मोनोशियस, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम ऑटोगैमी को तो रोक सकते हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये है आपका मेल फ्लावर, ये है आपका फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ के पॉलन उठकर यहाँ पे इस वाले स्टिग्मा के पास आ जाएंगे। ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर से जो आपके पॉलन है वो उड़कर पॉलिनेट होंगे, पॉलिनेशन होगा, और वो कहाँ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे इधर स्टिग्मा के पास जो कि फीमेल फ्लावर है। तो क्या हुआ, पॉलिनेशन तो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोगैमी तो नहीं हुआ।
क्या नहीं हुआ, ऑटोगैमी तो नहीं हुआ, क्योंकि ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर पॉलिनेट हो जाए। तो वो तो यहाँ पर नहीं हुआ, तो हमने ऑटोगैमी तो रोक दी ना, सेल्फ पॉलिनेशन तो रोक दिया, लेकिन हम यहाँ पर गाइटनोगैमी को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गाइटनोगैमी का मतलब क्या होता है, एक ही प्लांट के एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर तक पहुंचना, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इस कंडीशन से जो चौथी वाली हमारी कंडीशन है, जिसके अंदर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बनाते हैं, एक फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बना देते हैं, यानी कि या तो उसके पास क्या होगा, या तो एंड्रोशियम होगा, और अगर एंड्रोशियम होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेल फ्लावर, और या फिर सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम होगा तो वो कहलाएगा फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनपरफेक्ट कब होंगे, जब उनके पास या तो एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम होगा, या तो वो मेल फ्लावर होंगे या फिर फीमेल फ्लावर होंगे, बायसेक्सुअल नहीं होंगे। क्लियर है बिल्कुल। इस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होने को रोक सकते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, बट गाइटनोगैमी को नहीं रोक सकते हैं। गाइटनोगैमी क्या होती है, सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलिनेशन होना। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। इन सेवरल स्पीशीज, जैसे कि आपका पपाया हो गया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। जो पपाया एग्जाम्पल है, इसको सर्कल कर लो, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल अलग प्लांट है, एक है मेल प्लांट, एक है फीमेल प्लांट। सो दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल। इसका मतलब क्या होता है, या तो एक प्लांट मेल ही होगा और दूसरा फीमेल ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों हैं एक प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर्स है, नहीं, ये जो मेल प्लांट है इसके ऊपर सिर्फ आपको मेल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, और ये जो फीमेल प्लांट है इसके ऊपर सिर्फ आपको फीमेल फ्लावर देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, पपाया के अंदर। नाउ इस कंडीशन को बोलते हैं डायोशी कंडीशन। क्या बोलते हैं, डायोशी कंडीशन। ओके, सो दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटनोगैमी। गाइटनोगैमी भी नहीं होगा। गाइटनोगैमी क्या होता था, ये मेल है और ये फीमेल है, इसी सेम प्लांट। गाइटनोगैमी का मतलब क्या होता था कि मेल से पॉलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा तक जाएंगे, इंटरेक्शन होगा, ट्रांसफर होंगे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक सेम प्लांट के, ठीक है। क्लियर मेरी बात। तो यहाँ पर तो मेल प्लांट ही अलग है पूरा, फीमेल प्लांट ही पूरा अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा जीनोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी भी रुक गया और गाइटनोगैमी भी रुक गया। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। तो ये 4 डिवाइस हैं जो आपको याद रखने थे, किसके लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए जल्दी से हम क्विक रिकैप ले लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, देखो, जब हम रिपीटेड लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो उसकी वजह से होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेथड्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट ने खुद ही डेवलप कर लिए हैं कुछ मेथड ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। पहला है कि ऑटोगैमी को कैसे रोका जाएगा। ऑटोगैमी यानी कि सेम फ्लावर, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी सेम फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होने से कैसे रोका जाए। ऑटोगैमी का मतलब तो ये होता है ना, पहले बताया था। सबसे पहले या तो हम पॉलन के रिलीज होने के और स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने के टाइमिंग को डिफरेंट कर दें, ठीक है। पहला तो ये हो सकता है कि हम टाइमिंग में चेंज कर दें, कोऑर्डिनेशन उनके बीच का सही ना बैठे। दूसरा, उनकी पोजीशन चेंज कर दें, हेट्रोस्टाइली बताया था ना। डाइकोगैमी, जब टाइम डिफरेंट होता है और पोजीशन जब डिफरेंट होती है स्टिग्मा और एंथर की, तो क्या होता है, उसे हेट्रोस्टाइली बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा था प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या करना, प्रोड्यूस करना, ओके। या तो वो पूरा का पूरा फ्लावर मेल फ्लावर होगा या फिर पूरा का पूरा फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई, याद है ना आपको। अब गाइटनोगैमी और ऑटोगैमी, इन दोनों को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। किसी में गाइटनोगैमी रुक रही थी तो किसी में ऑटोगैमी रुक रही थी, इन दोनों को कैसे रोक सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट, ठीक है, कि मेल और फीमेल फ्लावर दो अलग अलग प्लांट्स पर हो, ताकि जो हर एक प्लांट है या तो वो पूरा का पूरा प्लांट मेल प्लांट हो या फिर पूरा का पूरा प्लांट फीमेल प्लांट हो। तो दो अलग अलग प्लांट हो गए, डायोशी कंडीशन हो गई, और इससे ऑटोगैमी भी नहीं होगा, गाइटनोगैमी भी नहीं होगा। क्लियर है बिल्कुल। इस मैकेनिज्म को हम देखते हैं कई सारी स्पीशीज ऑफ पपाया में। पपाया की अलग अलग स्पीशीज में हम इस मैकेनिज्म को देखते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा मेल जो प्लांट है वो अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। अब हम चलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन पे, जिसकी बात हम इतनी देर से करना चाह रहे थे कि हमें पता तो चले कि जब पोलन ग्रेन पहुंच गए हैं स्टिग्मा के ऊपर, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। चलिए
नहीं, चलो वो तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। यहाँ पर ये देखना है कि पॉलन और पिस्टल की इंटरेक्शन क्या होती है, पिस्टल कैसे पहचानती है कि यही सही पॉलन है उसके लिए, इसी को उसको जर्मिनेट कराना है। सो देखो, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है कि स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को पहचान पाती है या नहीं। क्लियर? नाउ पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। जब पॉलिनेशन हो रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि सही टाइप का पॉलन ही पॉलिनेट होगा। ठीक है, हो सकता है कि ये सनफ्लावर का फ्लावर है और जो पॉलन ग्रेन्स आए हैं वो रोज के आए हैं। ठीक है, हवा से उड़ के आ सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू आ सकते हैं, हमने पढ़ा था ना बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, सो जब अगर वो इंसेक्ट से आए तो जरूरी तो नहीं है कि सनफ्लावर के ही पॉलन ग्रेन लेकर के आएगा। ठीक है, हो सकता है वो किसी और फ्लावर के, रोज फ्लावर के लेकर के आ जाए पॉलन ग्रेन। तो क्या वो सनफ्लावर का जो स्टिग्मा है वो रोज के फ्लावर को रोज के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अब ये क्यों नहीं करेगा, चलो इसे पहचानते हैं। द कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। देखो, जो आपका स्टिग्मा है, फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होता है, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने कंपैटिबल पॉलन को, कि सेम स्पीशीज के पॉलन को पहचान सके। ठीक है, अब अगर पॉलन जो है ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। देखो कि अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉलन है वो सही है या गलत है। अगर सही है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि स्टिग्मा पर ऐसे पॉलन ग्रेन पहुंच जाते हैं जो गलत होते हैं या जिनको स्टिग्मा चूज नहीं करना चाहती है, उसे नहीं चाहिए वो। सो स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी होती है कि वो राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को पहचान सके, कि क्या कर सके, राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को पहचान सके। अगर वो राइट टाइप का है तो उसे बहुत अच्छे से वो जर्मिनेट करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर वो सही नहीं है, अगर उसे रॉन्ग टाइप का पॉलन मिला है, अब देखो रॉन्ग टाइप के पॉलन में कौन से पॉलन आते हैं, या तो वो किसी और स्पीशीज का होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है स्टिग्मा। ठीक है, या फिर वो सेम स्पीशीज का होगा, सेम ही प्लांट का होगा और उस सेम प्लांट के पॉलन को वो नहीं जर्मिनेट करना चाहती है, नहीं नरिशमेंट प्रोवाइड करना चाहती है, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। और ये कौन सी डिवाइस को शो करता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाली डिवाइस। क्लियर है बिल्कुल? सो द पिस्टल हैज द एबिलिटी, पिस्टल के पास यानी कि स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। ठीक है, पॉलन को रिकॉग्नाइज करना कि क्या वो पॉलन सही टाइप का है यानी कि कंपैटिबल है जिसके साथ वो आगे बढ़ सके, या फिर गलत है जिसके साथ वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इनकम्पैटिबल है। ठीक है, यानी कि जो पॉलिनेशन के बाद के जो फंक्शंस होते हैं, पॉलिनेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर वो कंपैटिबल है तो ज़रूर हो पाएंगे, और अगर इनकम्पैटिबल है तो वो उसे क्या कर देगी, बैन कर देगी, उसे नहीं नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, नहीं फूड प्रोवाइड करेगी। क्लियर है बिल्कुल? इफ़ इट इज़ ऑफ राइट टाइप, अब देखिए अगर राइट टाइप का है जो पॉलन, जो राइट टाइप का आया है, सो पिस्टल क्या करेगी, पिस्टल यानी कि स्टिग्मा जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, पॉलन को एक्सेप्ट कर लेगी और आगे प्रमोट कर देगी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के लिए। ठीक है, अगर सही पॉलन मिल गया है। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कौन से होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन से होते हैं? सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया है स्टिग्मा ने, उसने पहचान लिया और उसने कहा ओके आई एम एक्सेप्टिंग दिस, तो उसने एक्सेप्ट किया, तब क्या होगा, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे जिसके अंदर आएगा द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल and entry of pollen tube into the embryo sac and the release of male gamete। जब मेल गैमीट रिलीज होंगे तो क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी होगा। मेल गैमीट 2 रिलीज होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं वो सब हम आगे जब पूरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी जानना चाहिए कि अगर एक्सेप्ट कर लिया है स्टिग्मा ने, पिस्टल ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है पॉलन ग्रेन को, तो उसे वो आगे प्रमोट कर देती है किसके लिए, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के लिए। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, स्टिग्मा है जहाँ पर पॉलन ग्रेन आए, जब ये एक्सेप्ट हो गए यानी कि इनको ये सही टाइप के पॉलन थे, एक्सेप्ट हो गए, तो ये क्या करेंगे, नीचे पॉलन ट्यूब यहाँ पर बनती है। क्या बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है, और वो जाकर कहाँ जाती है, कहाँ पर एंटर करती है, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, और फिर उसके बाद ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी और मेल गैमीट को रिलीज करेगी पॉलन ट्यूब। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? तो इस डायग्राम के अंदर यही बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो डायग्राम है ना, ये आप थोड़ी देर बाद समझना, अभी आप पहले ध्यान दो कि हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब सही पॉलन ग्रेन मिल गया है, सही पॉलन ग्रेन मिल गया है, तो उसे आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के लिए भेज दिया गया, प्रमोट कर दिया गया, और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद
अगर, ये तो बात थी अगर सही टाइप का पॉलन है, अगर पॉलन गलत टाइप का हुआ तो क्या होगा? द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, देन द पिस्टल विल रिजेक्ट द पॉलन। पिस्टल जो है वो रिजेक्ट कर देगी पॉलन को बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन। कैसे रिजेक्ट करेगी? पॉलन को जर्मिनेट ही नहीं करने देगी स्टिग्मा के ऊपर, और पॉलन ट्यूब को ग्रो ही नहीं करने देगी स्टाइल के अंदर। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? सो द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल, जो एबिलिटी होती है पिस्टल की टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस, इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस डायलैग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टल। ये जो एबिलिटी है, ये जो क्षमता है पिस्टल की, किसको पहचानने की? पॉलन को पहचानने की, कि क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या वो सही पॉलन है, या फिर उसे रिजेक्ट करना चाहिए, वो गलत पॉलन है। ये किसका रिजल्ट होता है? ये रिजल्ट होता है ऑफ द कॉन्टिन्यूस डायलैग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टल। कॉन्टिन्यूस केमिकल डायलैग, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल इंट्रैक्शन किसके बीच में? पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में। इसी की वजह से पहचान पाती है कि क्या ये सही पॉलन है या नहीं। क्लियर है बिल्कुल? दिस डायलैग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। ये जो केमिकल डायलैग है, ये जनरली क्या होता है? इट इज केमिकल कंपोनेंट्स, जो कि पॉलन जो है उसकी वजह से इंटरेक्ट करती है किसके साथ? पिस्टल के साथ। इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर, ये रिसेंट ईयर्स में देखा गया है दैट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टल कंपोनेंट्स। जो कुछ पॉलन है वो किस पिस्टल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या उनके कंपोनेंट्स हैं, इनको अभी के कुछ ही सालों में देखा गया है और आगे भी इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। अगर हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाती है, जो कि ज़रूर मिलेगी क्योंकि साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसके काम में, तो हम अपने डिज़ायर्ड, जो हम आगे पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वो हम कर सकते हैं। अपने डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को डिज़ायर्ड स्टिग्मा के साथ क्या करा सकते हैं? पॉलिनेट करा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? ठीक है, ओके। सो एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। अगर कंपैटिबल पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि कंपैटिबल पॉलन मिल चुका है, तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे, और क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि समझ लीजिए ये आपकी एक्साइन लेयर है। कैसी लेयर है? एक्साइन, जो बहुत टफ होती है, स्टिफ होती है। उसके बाद इसी के अंदर आपकी इंटाइन लेयर है। क्या है? इंटाइन लेयर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये एक्साइन लेयर तो नहीं बढ़ेगी, एक्साइन लेयर तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन अंदर का इंटाइन लेयर का जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रो करना शुरू होगा, वो इंक्रीज करना शुरू होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपका इंटाइन लेयर है, इसी से एक यहाँ से देखो, जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ना शुरू होगा तो अमाउंट बढ़ेगा साइटोप्लाज्म का, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जो आपका ये पॉलन ट्यूब होता है ना, ये और कुछ नहीं होता है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन, इंटाइन का ही एक्सटेंशन होता है। द कॉन्टेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन, अब जैसे ये पॉलन ट्यूब बन गया तो पॉलन ग्रेन के जो कॉन्टेंट्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? दे विल मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब आगे ग्रो करता है थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। स्टिग्मा और स्टाइल के जो टिश्यूज होते हैं उनको यूज करके क्या करेगा? पॉलन ट्यूब जो है वो ओवरी तक पहुंचेगा। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट, आप याद करो, आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। आप पहले याद करो कि कुछ प्लांट्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स थे वो 2 सेल्ड कंडीशन, यानी कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल कंडीशन 60%, याद है या नहीं है? 60% ऐसे प्लांट्स होते थे जिसके अंदर क्या होता था? जिसके अंदर 2 सेल्ड कंडीशन देखने को मिलती थी। एक तो वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा। ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, जो छोटा वाला सेल होता था वो डिवाइड कर जाता था ताकि 2 मेल गैमीट्स को बना सके ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। और प्लांट्स के अंदर विच शेड पॉलन इन द 3 सेल्ड कंडीशन कब चली जाती थी? उसी की वजह से 3 यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इतना गारंटी कर सकती हूँ कि आपको ये वेजिटेटिव और जनरेटिव वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, बिकॉज मैंने पहले के पार्ट्स में इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अब उन 60% तक ही होता है ये, 60% फ्लावर्स के अंदर, 60% प्लांट्स के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलता है, लेकिन बाकी के 40 का क्या? 40% का क्या? सो इन प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनके अंदर आपको 3 सेल्ड कंडीशन देखने को मिलती है, उनमें पॉलन ट्यूब जो है वो कैरी करता है 2 मेल गैमीट्स को। शुरुआत से ही 2 मेल गैमीट्स होंगे उसके पास। सो जैसे ही पॉलन ट्यूब पहुंच जाएगा ओवरी तक, सो वो कहाँ एंटर करेगा? इट विल एंटर द ओव्यूल। पहले आपको बताया था ना, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ठीक है, तो वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा, किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। किसके थ्रू एंट्री करेगा? माइक्रोपाइल के थ्रू। एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब आप लोगों को ये बात ऊपर से जा रही होगी,
ऊपर से जा रही है। देखो पॉलन ट्यूब अगर 3 सेल्ड कंडीशन है, अगर 2 सेल्ड है वो तो बिल्कुल सिंपल है, वेजिटेटिव और कौन सा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या होगा यहाँ पर, जनरेटिव सेल आपका जो है वो डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। जनरेटिव सेल यहाँ पर डीजनरेट कर जाता है और क्या करता है वो, यानी कि डीजनरेट का मतलब है कि वो डिवाइड कर जाता है और 2 मेल गैमीट को बनाता है जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा होता है। लेकिन जब 3 सेल स्टेज होती है तो उसके अंदर मेल गैमीट शुरुआत से ही होते हैं, 2 मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के पास शुरुआत से ही होते हैं। और क्या होता है, पॉलन ट्यूब जैसे ही ओवरी तक पहुंचता है तो वो एंटर करेगा ओव्यूल में। ओवरी पे पहुंच के कहाँ एंटर करेगा, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, तो वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा। अगर वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगा तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। नाम नहीं दिया है लेकिन आप लिख लीजिए पोरोगैमी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है तो उसे कहते हैं पोरोगैमी। जब पॉलन ट्यूब किसके थ्रू एंटर करेगा, किसके थ्रू एंटर करेगा, चलाजल, माइक्रोपाइल की जगह चलाजल एंड की तरफ से अगर वो एंटर कर जाए तो उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी, ठीक है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे दिया भी होगा, देखो enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergid through the filiform apparatus, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगी। जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है तो उसे बोलते हैं पोरोगैमी कंडीशन, ठीक है। जब चलाजल पॉइंट के एंड से एंटर करता है पॉलन ट्यूब तो उसे बोलते हैं चलाजोगैमी। और अगर जो पॉलन ट्यूब है वो इंट्यूगमेंट या फिर फ्यूनिकल के थ्रू एंटर करेगा तो उसे बोलेंगे मीजोगैमी। क्या ये 3 वर्ड आपके दिमाग में क्लियर हैं? जो बोल रही हूँ उसे प्लीज लिख लो, ठीक है। अब देखो, अब एक बात यहाँ पर आई है कि जो सिनर्जिड्स है उनका नाम क्यों आया। पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर तो कर गए, ठीक है, ये है यहाँ पर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर तो कर गया पॉलन ट्यूब। अब आगे उसे डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन कौन देगा? ऑब्ट्यूरेटर सेल्स जो होते हैं वो केमिकल्स को रिलीज करते हैं और पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन गाइड करेंगे। अब जब ओव्यूल में पॉलन ट्यूब एंटर कर गया है तो यहाँ पे क्या क्या है आप मुझे बता सकते हैं? यहाँ पर एग प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कहाँ पे एग प्रेजेंट है, कहाँ पे पॉलन ग्रेन आपको छोड़ना है। पॉलन ट्यूब अपने साथ क्या लेकर के आया है, मेल गैमीट लेकर के आया है ना, ठीक है, 2 मेल गैमीट लेकर के आया है। तो ऐसी कंडीशन में उसको कौन यहाँ पर बताएगा कि कहाँ पर एग प्रेजेंट है, कहाँ पर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, कहाँ पर पॉलन ग्रेन को छोड़ना है, ठीक है। तो उसको बताने की जिम्मेदारी यहाँ पर होती है सिनर्जिड सेल्स की। दोनों सिनर्जिड जो सेल हैं यहाँ पर, दोनों सिनर्जिड सेल यहाँ पर डीजनरेट हो गई हैं। कैसे डीजनरेट हो गई हैं? एक तो शुरुआत में हो जाती है, जब उसे एंटर करना होता है तब वो डायरेक्शन बताने के लिए एक सिनर्जिड सेल खुद को ही सेक्रीफाइस कर देती है, ठीक है। कुछ सिक्रीशन निकालती है, बड़े पैमाने पर लार्ज सिक्रीशन निकालती है अपनी बॉडी से और उसी सिक्रीशन की तरफ पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होता है और उसे डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी आपकी सिनर्जिड सेल है वो कब डीजनरेट हुई, ठीक है? जब पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट रिलीज किए गए, जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है उस समय तीनों एंटीपोडल सेल भी डीजनरेट हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? अब मुझे बताइए कि जब एंटीपोडल सेल भी डीजनरेट हो गए, सिनर्जिड सेल भी डीजनरेट हो गए तो क्या बचा? टोटल सेल के अंदर क्या बचा है? उसके अंदर बचा है एक एग, ठीक है, 2 मेल गैमीट, दूसरा सेंट्रल सेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस जो किस कंडीशन में है, जो किस कंडीशन में है, n+n। सेंट्रल सेल कौन सा था? बड़ा वाला सेल, ठीक है, तो n+n की कंडीशन में। तो जो बचे हुए हैं इसका मतलब 2 मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट जो है वो तो एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा। क्या करेगा? वो तो एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला है, दूसरा मेल गैमीट है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो आपके सेंट्रल सेल का सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। तो एक साथ जब 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है डबल फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर दिया भी हुआ है ऑल दीज इवेंट्स जब पॉलन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पर और अंटिल द पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, ठीक है। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आते हैं और उसके बाद से लेकर कहाँ तक, जब ओव्यूल तक पॉलन ट्यूब पहुंचता है उसके बाद के जो इवेंट्स हैं वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? दे आर टुगेदर रेफर्ड टू एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसे कि पहले बताया था, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। वो एक बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर पॉलन जर्मिनेशन इज फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन, यानी कि पॉलन जो है वो प्रमोट होगा, यानी कि उसे आगे भेजा जाएगा, या फिर आगे नहीं भेजा जाएगा, उसे इनहिबिट कर दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बीच में,
ठीक है। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर। इस एरिया में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की जो नॉलेज है, अगर उन्हें ये नॉलेज पूरी मिल जाती है तो वो हेल्प करेगी टू द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि मैनिपुलेट करके हम अपने डिजायर्ड पॉलन को डिजायर्ड स्टिग्मा के साथ पॉलिनेट करवा पाएंगे और नई वेराइटीज लेकर के आ पाएंगे। इवन इन द इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन, जहाँ पर जो स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करती है जिन पॉलन को, उनको भी एक्सेप्ट करवा पाएंगे, ठीक है, ताकि हमें डिजायर्ड हाइब्रिड मिल सके। क्लियर है मेरी बात? अब एक बार एनसीईआरटी को छोड़कर एक बार नोट्स की तरफ देख लो, ठीक है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ कंपैटिबल पॉलन। पॉलिनेशन कभी भी ये हमेशा ये इंश्योर नहीं करेगा कि भाई ये रोज का फ्लावर है तो उसके पास रोज वाले ही पॉलन आएंगे, नहीं, वो कोई भी पॉलन आ सकते हैं। तो उन पॉलन को जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, जिनकी जरूरत स्टिग्मा को नहीं है, वो उन्हें कैसे पहचानती है कि ये मेरी पॉलन है या मेरे पॉलन नहीं है, ठीक है। इसी पहचानने के तरीके को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। हेंस द पिस्टल हैज द एबिलिटी, पिस्टल के पास एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके द राइट टाइप ऑफ पॉलन कौन सा है, और जैसे उसे पता चल गया कि ये राइट टाइप का पॉलिनेशन है तो उसे वो प्रमोट कर दे आगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के लिए। और अगर उसे लगा कि ये रॉन्ग, गलत तरीके का आपका पॉलन है तो उसे वो क्या करेगी, वो पिस्टल जो है प्रिवेंट करेगी उस पॉलन को जर्मिनेट करने से, ठीक है, उसे जर्मिनेट नहीं करने देगी, पॉलन जर्मिनेशन नहीं होने देगी। दिस इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय, अब वो केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से ये इंटरेक्शन होता है। और वो केमिकल कंपोनेंट क्या है? जो केमिकल कंपोनेंट है बिटवीन द पॉलन एंड द पिस्टल, कुछ केमिकल डायलैक होते हैं बिटवीन द पॉलन एंड पिस्टल, पॉलन एंड द स्टिग्मा, ताकि वो उन्हें पहचान सके कि हाँ ये हमारे ही स्पीशीज की पॉलन है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर आपका पॉलन रिकॉग्निशन आता है, विच इज फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन। जो कि कैसे होता है, अगर सही टाइप का पॉलन आया तो प्रमोट हो जाएगा, गलत टाइप का आया तो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। द पॉलन ट्यूब रीचेस द ओवरी, अगर वो सही टाइप का है तो उसे आगे प्रमोट कर दिया जाता है। जब उसे प्रमोट कर दिया जाता है तो पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचता है? ओवरी तक पहुंचता है और एंटर कर जाता है ओव्यूल के अंदर थ्रू द माइक्रोपाइल। जब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा तो नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पोरोगेमी कहलाएगा। देन अगर वो फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू क्या करता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू अगर एंटर करेगा, ठीक है, माइक्रोपाइल से एंटर करके फिलीफॉर्म अपैरेटस तक पहुंचा और वहां से वो कहाँ पहुंचेगा? सिनर्जिड्स तक पहुंचेगा। इन दिस वे पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो होता रहेगा और यही सिनर्जिड उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। वेट अ सेकेंड, ओके, सो नाउ यू कैन इजीली स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम। अब ये तो एक एक्टिविटी बता दी है आपके लिए जो आपको पता होनी चाहिए कि आप अगर पढ़ना है आपको, ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको क्लास में कराई जा चुकी है या फिर कराई जाएगी, ठीक है। जिसमें क्या होगा, एक फ्लावर दे दिया जाएगा, उसके पॉलन को आपको डस्ट करना है और फिर आपको बताना है कि मतलब किस तरीके से यहाँ पॉलिनेशन हुआ है, ठीक है मेरी बात। ये एक्टिविटी है, इसको नहीं पढ़ेंगे। एज यू शेल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, जो चैप्टर 9 है उसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग के बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। दैट अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज। एक जो ब्रीडर है वो अलग अलग स्पीशीज को क्रॉस कराना चाहता है। क्या कराना चाहता है? अलग अलग स्पीशीज को आपस में क्रॉस कराना चाहते हैं, डिफरेंट स्पीशीज की क्रॉसिंग ओवर कराना चाहते हैं। एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन, अलग अलग जीनस को भी कंबाइन कराना चाहते हैं, अलग अलग जीनस को भी क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं ताकि हमें हमारे मन चाहे डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिल सकें, ठीक है, सुपीरियर वैरायटीज की मिल सके। उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हम डिफरेंट प्लांट को क्रॉस कराते हैं और क्रॉस कराने के लिए डिजायर्ड यानी कि मन चाहे पॉलन ग्रेन से मन चाहे स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं और अपनी मन चाही वैरायटी को तैयार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं। पहला है आपका इमैस्कुलेशन और दूसरा है आपका बैगिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। यही मैंने आपको बताया कि क्रॉप इंप्रूव करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं, क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इन सच क्रॉसिंग यानी कि ऐसी क्रॉसिंग के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मतलब ऐसे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सुनिश्चित कर लें, यू शुड मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है, जो आपको पॉलन ग्रेन जो आपको चाहिए, जो आपके मन चाहे पॉलन ग्रेन है, उन्हीं को यूज़ किया जाए फॉर पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। देखो
जब तक आप क्या कर रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है कि जब तक आप वहाँ से पॉलन ग्रेन लेकर के आए हो तब तक आपके स्टिग्मा पे कोई और पॉलन ग्रेन आकर के लग जाए और कोई और पॉलन ग्रेन पॉलिनेट कर ले। तो ऐसा ये सब चीज़ें रोकने के लिए, अनवांटेड पॉलन को रोकने के लिए कुछ टेक्निक्स लाई जाती हैं जो कि है इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक। ये आपको नहीं समझ में आया होगा इमैस्कुलेशन और बैगिंग, मैं आपको समझाती हूँ एक एक करके, समझेंगे मेरे साथ। चलिए, इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल, अगर जो फीमेल प्लांट है उसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फीमेल प्लांट है लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ऐसी कंडीशन में हम एंथर को रिमूव कर देंगे, यानी कि मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द फ्लावर बड। ठीक, एंथर के मिच्योर होने से पहले, डिसीज होने से पहले ही उसे हम क्या कर देंगे, जब वो बड कंडीशन में है उसे हम काट देंगे। ठीक है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना कि एक ए प्लांट की स्टिग्मा है, ए प्लांट है, इसकी स्टिग्मा को हमें बी प्लांट के पॉलन ग्रेन के साथ पॉलिनेट करना है। हम चाहते हैं ऐसा, ऐसा होता नहीं है नेचर में, लेकिन हम ऐसा करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी प्लांट के पास जो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं, तो उसमें से फ्लावर का जो फीमेल वाला पार्ट है उसको काट के अलग कर देंगे। अगर नहीं है, अब आप ये बड़ी ध्यान से सुनना कि अगर ए वाला पार्ट फीमेल पार्ट है और बी वाला पार्ट जो है वो फीमेल भी है और मेल भी है, बाइसेक्सुअल है ये वाला फ्लावर, तो हम क्या करेंगे, हमें ए वाले के स्टिग्मा से किसको पॉलिनेट कराना है, बी वाले के पॉलन ग्रेन्स को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फीमेल वाला पार्ट तो हटा ही देंगे ना, सिर्फ मेल वाला रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या ले जाएंगे, यहाँ वाले मेल वाले पार्ट्स को यहाँ लेकर के चले जाएंगे। बड़े ध्यान सुनना कि बी प्लांट के पास मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं, तो फ्लावर के मेल पार्ट को काट के अलग कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि बड की कंडीशन में ही जब वो एंथर हैं उसी कंडीशन में उनको काट दिया जाता है विद यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप। एक कैंची होती है, सीजर होती है, जिसका नाम है फोर्सेप, उससे काटा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे ही अपने हाथ से ना काट दें, फोर्सेप से ही उसे काटा जाएगा, और इसी स्टेप को कहते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, एक आपके पास ए प्लांट है, एक आपके पास बी प्लांट है। ए प्लांट की स्टिग्मा को आप बी प्लांट के पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, बी प्लांट के पास जो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं उसके पास से आप मेल पार्ट को काट के अलग कर दोगे, ताकि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। ठीक है, क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। और इसी को बोलते हैं, इसी काटने वाले प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स जो हैं उनको कवर भी तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, देखो आपने ऐसे ही उसको काट दिया, ठीक है, आपके पास स्टिग्मा है, आप चाहते हो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो। अब कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप वहाँ से पॉलन ग्रेन लेकर के आए हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तब तक कोई और पॉलिनेशन कर ले उसके साथ। तो यहाँ पे हम प्लास्टिक या फिर राइस पेपर के बैग जो है उससे हम उसे कवर कर देते हैं, स्टिग्मा को कवर कर देते हैं, ताकि दूसरे कोई पॉलन जो है वो आकर के उस पर पॉलिनेट ना कर पाए। और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम बोलते हैं बैगिंग। लिखा हुआ है ना यहाँ पर। सो it is covered with a bag of suitable size, generally made of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen। यानी कि unwanted pollen के साथ स्टिग्मा पॉलिनेट ना कर जाए, इसलिए उसे बैग से कवर करके रखते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। When the stigma of bagged flower, जब जो स्टिग्मा है, जिस फ्लावर को हमने बैग किया था उसका स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिविटी अटेन कर लेता है, यानी कि वो रिसेप्टिव हो जाता है, अब वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो मेच्योर पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एंथर ऑफ मेल पेरेंट, और उनको डस्ट किया जाता है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, और फ्लावर को वापस से बैग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बैग कर दिया जाता है, ताकि कोई और पॉलन वापस से आके इस पे पॉलिनेशन ना करे, जर्मिनेट ना करे। ठीक है, तो काटने के बाद भी उसको क्या किया, कवर किया। जैसे वो रिसेप्टिव हो गया, स्टिग्मा रिसीव करने के लिए तैयार हो गया पॉलन ग्रेन को, तो पॉलन ग्रेन अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लाकर वहाँ पे डस्ट कर दिए, झाड़ दिए, और उसके बाद जैसे हमने झाड़ दिए उसको वापस से एक पेपर बैग से या फिर बैग से, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है बटर पेपर वाला बैग, उससे हमने कवर कर दिया। क्लियर है बिल्कुल। द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। ठीक है, रीबैग कर दिया गया और फ्रूट्स जो हैं वो आगे डेवलप होते रहेंगे। अगर फीमेल पेरेंट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पर क्या होगा, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि या तो सिर्फ मेल है या फिर फीमेल है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इमैस्कुलेशन करने की। यहाँ पर हम सीधा क्या कर सकते हैं, हम बैगिंग वाली जो टेक्निक है उसको अपना सकते हैं, क्योंकि हम जो इमैस्कुलेशन का प्रोसेस है वो क्यों करते थे, हम इसलिए करते थे कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसको यूनिसेक्सुअल बनाया जा सके। एक फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उसके मेल या फीमेल पार्ट को काट के हम अलग कर दें,
ठीक है, इसलिए किया जाता था। लेकिन जब पहले से ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बैगिंग वाले प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव बन जाता है, वो पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है, देन पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड द फ्लावरी बैग। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन को लाया जाता है, उन स्टिग्मा के ऊपर झाड़ा जाता है और पॉलिनेशन कराई जाती है और फ्लावर को वापस से रीबैग कर दिया जाता है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई आपको? चलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से नोट्स के थ्रू। इट इज़ अ मेथड टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्रॉप यील्ड को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बताए थे ना आपको। इस मेथड के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है दैट द राइट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन आर यूज्ड, सही तरीके के पॉलन ग्रेन को यूज़ किया जाए और स्टिग्मा को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन, कि दूसरे कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके उस पर जर्मिनेट ना करें, उस पर पॉलिनेट ना करें। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, स्टिग्मा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? दो प्रोसेस के थ्रू। अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें क्या करेंगे, हम एंथर को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द बड, बड से उस एंथर को रिमूव कर देंगे। ठीक है, मैच्योर होने के बाद नहीं, मैच्योर होने से पहले ही, ताकि वो जो पहले प्लांट, जो पहले फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर था, अब वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाए। ठीक है, सिर्फ फीमेल पार्ट रहे उसके पास। और फिर जैसे हमने उसको काट दिया है, तो अब काटने के बाद ना अब हम क्या करेंगे, उसको एक बैग से कवर कर देंगे, ताकि जब तक हम दूसरे पॉलन ग्रेन लेने के लिए गए हैं, दूसरे पॉलन ग्रेन लेकर के आ रहे हैं, उतने टाइम में कोई और अनवांटेड पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आके पॉलिनेट ना कर जाए। इसलिए हम बैगिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो फ्लावर को हमने कट कर दिया था, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हमने कट कर दिया था, उसको हम क्या करेंगे, एक बैग से कवर करेंगे, ताकि जो स्टिग्मा है वो दूसरे पॉलन ग्रेन के साथ पॉलिनेट ना हो, अनवांटेड पॉलन ग्रेन के साथ पॉलिनेट ना हो। ठीक है, जो इमैस्कुलेशन का प्रोसेस है वो अर्ली इन द मॉर्निंग 10 बजे से पहले किया जाता है और शाम के टाइम नहीं किया जाता है। क्यों? ताकि प्लांट जो है, जो फ्लावर जो है, उसको हीलिंग का पूरा टाइम मिल सके। क्लियर है? व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर, जो बैग्ड फ्लावर का स्टिग्मा है जिसके ऊपर हमने बैगिंग की है, वो जब रिसेप्टिव हो जाएगा, जब वो तैयार हो जाएगा, रिसेप्टिविटी उसके अंदर आ जाएगी, वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, तो जो पॉलन ग्रेन हमने कलेक्ट किए थे उनको डस्ट कर देंगे, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, और फ्लावर को वापस से रीबैक कर देंगे, ताकि वापस से अगर हम उसे खुला छोड़ेंगे तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट कर जाएंगे, तो वापस से अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके पॉलिनेट ना हो सके, इसलिए हम उसे वापस से रीबैक कर देते हैं। लेकिन ये तो हो गई बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात। अगर फीमेल पेरेंट यानी कि फीमेल प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअली है, तो हमें इमैस्कुलेशन वाली चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इमैस्कुलेशन करते ही इसलिए थे ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके, और यहाँ पर तो पहले से ही यूनिसेक्सुअल है, तो इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फीमेल बर्ड को डायरेक्टली बैग कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही जो आपका स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाएगा, हम जो भी हमें पॉलन ग्रेन उसके ऊपर पॉलिनेट कराने हैं उनको लेकर के आएंगे, उन्हें डस्ट करेंगे और उन्हें अलाउ करेंगे फॉर द पॉलन जर्मिनेशन। क्लियर है मेरी बात? तो आई होप आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। काफ़ी हद तक मैंने आपको हिंट दे दिया है अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप 1 या 2 दिन